एक बड़ी राहत की खबर आई जब प्राइवेट तेल कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल में 5 और डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी। कमर्शियल गैस सिलेंडर भी करीब 183 रुपए सस्ता हो गया। वेस्ट एशिया में तनाव कम हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल औंधे मुंह गिर गया और इसी का फायदा जनता को मिला। लेकिन असली सवाल देश की उन सरकारी तेल कंपनियों से जो 90% मार्केट चलाती हैं। जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो ये कंपनियां रातों रात दाम बढ़ा देती हैं, लेकिन जब कच्चा तेल सस्ता हुआ तो इनकी सुई एक ही जगह पर क्यों अटकी है? कंपनियां घाटे की दुहाई दे रही हैं, लेकिन जनता पूछ रही है कि जब कंपनियों का मुनाफा भारी है तो हमारी जेब खाली क्यों रहे? आखिर सरकारी कंपनियों की चुप्पी कब टूटेगी? नायरा के बाद अब किसकी बारी? गैस सिलेंडर सस्ता हुआ तो लगा कि अच्छे दिन लौट आए। फिर प्राइवेट कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए सस्ता किया तो मिडिल क्लास की बाँछें खिल गई। लेकिन असली राहत कहाँ है? देश की गाड़ियों में तेल भरने वाली सरकारी कंपनियों की सुई आखिर एक ही जगह पर क्यों अटकी है? दावा है कि वेस्ट एशिया में टेंशन कम हुई, समंदर के रास्ते सप्लाई चेन सुधर चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें औंधे मुंह गिरी हैं। जब कच्चा तेल महंगा होता है तो देश की सरकारी कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम तुरंत दाम बढ़ा देती हैं। लेकिन जब कच्चा तेल सस्ता हुआ तो फायदा सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी ने क्यों दिया? जरूर कम करना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग काफ़ी भुगत रहे हैं। इतना महंगाई के समय में अगर 5 रुपया भी कम होता है तो बहुत बड़ी बात है। रोज़मर्रा के समय में हम लोग खुद कमा रहे हैं, खुद दिन में 5-6 बार चल रहा है, तो 5 रुपया क्या 1-1 रुपया कीमती है अभी। जब नायरा कंपनी 3 रुपए प्रति लीटर में कम दे रही है डीजल, तो फिर सरकार को क्या दिक्कत है डीजल कम रुपए प्रति लीटर में देना? नायरा पेट्रोल पंप का जो दाम है वो बिल्कुल सही है, बाकी सरकार की तरफ से पेट्रोल का जो दाम बढ़ा है वो बहुत ही गलत है। उस हिसाब से सरकार को भी कम करना चाहिए पेट्रोल के दाम। अब जरा इसके पीछे का भी तर्क हम आपको समझाते हैं। तेल कंपनियों के सूत्र कहते हैं कि जब मार्च में ईरान संकट के वक्त नायरा ने दाम बढ़ाए तब सरकारी कंपनियों ने तुरंत दाम नहीं बढ़ाए थे, यानी सरकारी कंपनियों ने घाटा सहा था। और अब जब क्रूड ऑयल सस्ता हुआ तो ये कंपनियां पहले अपना पुराना घाटा पूरा कर रही हैं। मुझे लगता है कि जितने प्राइस कम होने चाहिए उतने पहले तो पेट्रोल के प्राइस का भी नायरा ने सिर्फ 3 रुपए कम किए हैं। शायद ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम हुई हैं, क्रूड ऑयल की कीमतें कम हुई हैं, तो सरकार ने या संबंधित कंपनियों ने इस दाम को कम किया है। अगर उनको कुछ कम कीमतों पे मिल रहा है तो उनको जरूर कम कर देना चाहिए, और नहीं तो अगर पब्लिक को ज़्यादा बोझ पड़ रहा है तो गवर्नमेंट को इसमें रिबेट देनी चाहिए। राहत की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, क्योंकि देश की 125 करोड़ आबादी सरकारी तेल कंपनियों के फैसले का इंतजार कर रही है। आखिर कब टूटेगी इन कंपनियों की चुप्पी? और आखिर में सवाल यही है कि कंपनियों का मुनाफा भारी तो जनता की जेब ही क्यों खाली? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो भाई एक आशा की किरण जगी जब नायरा ने पैसे कम किए तो सबको लगा कि भाई अब जो है जो पैसे दाम बढ़े थे वो सरकारी कंपनियां, क्योंकि तकरीबन 90% जो है उन्हीं से पेट्रोल डीजल लोग भरवाते हैं वहीं। और अब लोगों को लगा था कि थोड़ा जो है जेब पर जो भार इतने महीनों से पड़ा वो कम होगा, लेकिन अभी थोड़ी सी टेढ़ी खीरी साबित हो रही है। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। शरद कोहली अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रुतिदास गुप्ता एक्सपर्ट हैं फॉरेन अफेयर्स, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का भारत एक्सप्रेस पर। तो चलिए मैं शरद जी पहले आपका रुख कर लेती हूँ। आज जब दाम कम हुए तो मुझे लगा कि चलो अपने लिए कुछ तो खरीद पाऊंगी, अब जो पेट्रोल का पैसा जो थोड़ा कम होगा और पैसे बचेंगे तो कुछ अपने लिए खरीद लेंगे, साड़ी, सूट या कुछ भी। लेकिन अभी तो मुझे लग रहा है कि और इंतज़ार करना पड़ेगा या फिर इंतज़ार ही करते रहना पड़ेगा। कैसे समझे? क्योंकि नायरा कंपनी ने पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम कम करे जब, तो हमको लगा कि अब सरकारी जितने भी हैं वो भी कम करेंगे, लेकिन अभी लग नहीं रहा। नमस्कार श्रद्धा, आपको, श्रुति को और सभी व्यूअर्स को। देखिए साड़ी सूट तो आप तब ले पाएंगी जब आपके आसपास कोई नायरा का पेट्रोल स्टेशन होगा, क्योंकि इसके मात्र 7,000 पेट्रोल स्टेशंस हैं
और ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, इनके 1 लाख से ऊपर पेट्रोल स्टेशन हैं। तो पहले आप देखिए आपके आसपास कोई नायरा का है तो वहां से बचत शुरू होगी। पर मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ये संवेदनशीलता दोनों तरफ होनी चाहिए। बिल्कुल। जब दाम बढ़ते हैं तो दाम बढ़ा दिए जाते हैं, पर ये लोगों को ये शिकायत है जब दाम घटते हैं तो दाम घटाए नहीं जाते। कम से कम देखिए, सरकार ने अपनी जिम्मेवारी निभाई थी, एक्साइज कम करके, आपको याद होगा जब युद्ध शुरू हुआ था तो सरकार ने निभाई। ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मैं ये भी बताऊं आपको श्रद्धा, कि इन्होंने जनवरी से मार्च का जो क्वार्टर था 2026 का, उसमें इन्होंने 19,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। और ऐसा नहीं है कि ये कंपनियां बहुत समय से घाटे में चल रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अप्रैल जून में क्योंकि लड़ाई छिड़ गई थी तो ये महंगा ले रहे थे। हम इस बात की तारीफ करते हैं कि 76 दिन तक इन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए, इस बात के लिए हम इसकी प्रशंसा करते हैं। पर उसके बाद जब बढ़ाए तो 3-4 बार करके सीधा 7.5 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया पेट्रोल डीजल का। मैं औसतन बता रहा हूं आपको, क्योंकि भारत में अलग अलग जगह इसका रेट अलग अलग होता है। मुझे लग रहा है अब कम से कम सांकेतिक तौर पे, अब जब क्रूड ऑयल के दाम $73 आ चुके हैं, और जिस समय युद्ध शुरू हुआ था और जिस समय इन्होंने आखिरी दाम बढ़ाया था उस समय $97 और $100 के आसपास थे। वहां से करीब करीब आप लगाइए कि $25 वहां से नीचे आ चुका है। अब अगर $25 वहां से नीचे आ चुका है तो आपको कम से कम, आप पूरा ना हटाएं, वैसे तो पूरा हटाना बनता है। और मैं एक बात और बताऊं श्रद्धा, बहुत जरूरी, कि हम लोग जब क्रूड ऑयल के दाम निकालते हैं ना तो हमें क्रूड बास्केट होती है इंडिया की। वो बास्केट 27 फरवरी को, यानी कि युद्ध के एक दिन पहले $71 की थी, यानी $71 हम औसतन ले रहे थे। इस समय वो क्रूड बास्केट करीब 68, $69 की आ गई, यानी कि उससे भी कम आ गई है। तो मुझे और ये भी मुझे पता लगा है कि पेट्रोल में अब इनको ₹5 प्रति लीटर मुनाफा हो रहा है। डीजल में थोड़ा सा अभी भी नुकसान हो रहा है। वो किस आधार पे कैलकुलेट करते हैं वो ये जाने, कौन सा खर्चा ये निकाल रहे हैं उसमें से। और सरकार ने भी इनकी मदद करी है। मुझे लग रहा है ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, लोगों को अपनी नीयत साफ करने के लिए, ये कम से कम सांकेतिक तौर पर, आप, मैं कहता हूं पूरा 7.5 मत घटाइए, आप कम से कम ₹3, ₹4, ₹2, अरे आप 80 पैसे ही घटा दीजिए। कम से कम आपकी नीयत तो पता लगे कि आपकी नीयत दोनों तरफ चलती है, खाली बढ़ने पे नहीं चलती है। और सबसे बड़ी बात कि ये जनता और सरकार के बीच का एक सामंजस्य है ना, कि जब भाई वहां दिक्कत हुई, आपने पैसे बढ़ा दिए तो जनता को लगा कि चलो हमें इस वक्त, क्योंकि देश की बात है, साथ देना चाहिए। तो फिर सरकार को भी वही भरोसा कायम रखना चाहिए कि आप कम कर दीजिए। मैं श्रद्धा ये बात इसलिए कह रहा हूं कि भारत की ज्यादातर आबादी जो है, आपको हैरानी होगी अगर मैं एक आंकड़ा दूं आपको, तो बहुत से लोग शायद इसको नहीं जानते हो कि भारत की 90% आबादी 25,000 रुपए महीने से कम कमाती है। आप श्रद्धा उन 10% भारत के लोगों में हैं जो कि 25,000 रुपए महीने से ज्यादा कमाते हैं। स्क्रीन पे तीनों लोग कम से कम मैं मानता हूं वो वाले हैं जो 10% लोगों में है। तो क्योंकि भारत की आम जनता की आय बहुत कम है, डीजल के दाम बढ़ने से कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, सभी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं और बढ़ गए हैं। आप देखिए दूध, सब्जी, फल, घी, आटा, दाल, साबुन, तेल, शैम्पू, व्हाइट गुड्स, कुछ भी आप लीजिए, सबके दाम बढ़ चुके हैं। उसका बहुत बड़ा कारण डीजल के दाम बढ़ने हैं। तो मुझे लग रहा है अब जब नीचे आ गया है तो जनता की संवेदनशीलता को समझते हुए, सेंसिटिविटी को समझते हुए इसको बिल्कुल घटाना चाहिए। मुझे तो लग रहा है कल ही, आज ही कर देना चाहिए। पर फिर भी अब इस सारे कटाक्ष के बीच मैं ये कहना चाहूंगा श्रद्धा, मुझे लग रहा है कि क्योंकि इन्होंने कमर्शियल सिलेंडर्स के दाम थोड़े से कम किए हैं, इन्होंने जो रैशनिंग थी, आप पेट्रोल स्टेशन से पेट्रोल इंडस्ट्रियल कमर्शियल नहीं ले सकते थे, कुछ वो भी खत्म करी है। एयर टर्बाइन फ्यूल ATF पे दाम थोड़े से कम हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ अब ऊंट ने करवट बदलना शुरू किया है। तो मुझे लग रहा है कि ये इस वीकेंड तक आते आते शायद आपको एक खुशखबरी मिल सकती है, और उसके लिए धन्यवाद हम नायरा का करेंगे कि उन्होंने एक अच्छा ट्रेंड सेट बहुत अच्छा एक स्टेप उठाया, बिल्कुल। और अब क्योंकि आज तो कैबिनेट की बैठक भी हुई थी और फैसले लिए गए, उसमें तो ऐसा कोई फैसला नहीं, लेकिन अब देखना होगा कि कब ये जो है इस बात पर सहमति बनती है और दाम कम किए जाते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है वो सेट होगा। श्रुति दास गुप्ता एक्सपर्ट है फॉरेन अफेयर्स की, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रुति भाई, हॉर्मुज नहीं जानते थे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, कहाँ है, ये क्या है, यहाँ पे क्या होता है, लेकिन इस युद्ध ने सबको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बता दिया कि भाई क्या है। आज ही मसूद पेज़ेश्कियान यानी कि ईरान के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई।
ऐसे ही तो ये बात नहीं हुई होगी, इस बातचीत में कुछ तो ऐसी बात हुई होगी जिससे भारत के हित में कोई बात हो, ऐसे समझें इसे। जी, मेरी उम्मीद तो यही है कि कुछ भारत के हित की बातें हुई होंगी। एक तो देखिए आयतुल्ला खमेनी का जो बहुत स्टेट मोर्निंग जो रखी जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी नहीं जा रहे हैं स्वयं, वो 2 जन को डेप्यूटाइज कर रहे हैं भारत की ओर से उसको अटेंड करने के लिए। तो अपने मन की बात आगे रखने के लिए हो सकती है इस जो कॉन्वर्सेशन हुई है उसको भी लेकर एक बात हुई होगी। दूसरी बात हुई होगी जो पूरे विश्व पे इस वक्त एक क्वेश्चन मार्क लग के बैठा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगाने की क्षमता क्या दोनों ओमान और इसमें शेयरिंग करके होने वाली है। अभी तक तो ईरान जो है यही कह रहा है कि हम अपने फ्रेंडली नेशंस को नहीं टैक्स लगाएंगे, हम उन नेशंस को टैक्स लगाएंगे जो हमारे एनिमी नेशंस है। पर ये पॉलिसी अगर आप कोलैबोरेशन में ओमान के साथ अगर लगाने वाले और इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करते हुए अगर आप ये काम करने वाले हैं, तो इसके अंदर फिर फ्रेंडली टैक्स फ्री वर्जन कुछ होता नहीं है। तो ये एक चीज जो है, इसको लेकर भी बात होने का एक मुझे अंदाजा हो रहा है कि आगे होर्मुज़ का फ्यूचर क्या प्लान कर रहा है ईरान। तीसरा, ये जो पीस कॉन्वर्सेशन है जो कतर के थ्रू मीडिएट की जा रही है, वो फिलहाल इस वक्त पॉज पे बैठी है। तो उसको लेकर अब आगे क्या स्टेप्स होने वाले हैं। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हुई है। हर हफ्ते के अंत में जब आपका खुलने वाला होता है, तब डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं, कुछ 2-4 गिरा देते हैं। शरद सर मेरी बात मानेंगे जब मैं कहूंगी कि ये कंप्लीट मार्केट मैनिपुलेशन खेल रहा है यूएसए। वन लाइक वन थंब आ चुका है। हाँ, वो कंप्लीट मैनिपुलेट करते हैं ट्रम्प। जब उनको चाहिए कि वो बहुत सारे $1 बिलियन अपने कबाल के साथ बनाए, तो वो एक आधी छोटी मोटी स्ट्राइक कर देते हैं वहां पे, मार्केट धड़ 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 करके पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को हिला देते हैं। उसके बाद दे मेक देयर प्रॉफिट। जब मार्केट दोबारा स्टेबलाइज होता है, उनको बहुत अच्छी प्रॉफिट मिल जाती है। तो ये एक एलिमेंट जो है वो हॉर्मुज़ के साथ एसोसिएटेड है, और इसीलिए ईरान वॉर अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। और ये जो लग रहा है कि सब ये रिजॉल्व हो चुका है। और जो आपने जिक्र किया ना कि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, कुछ ऐसा बयान देते हैं जिसके लिए लोग कहते हैं कि ऊट पटांग बात कहते हैं, मुझे तो लगता है बहुत स्ट्रेटेजी के साथ वो खेलते हैं। उनको पता है कि कब क्या कहना है, कब क्या करना है। मैं इस पर चर्चा करूंगी। शरद सर, जिस तरीके से श्रुति ने बताया कि भाई ट्रंप आते हैं, जब लगता है कि सीधे चीज़ें थोड़ी बहुत संभल रही हैं, ट्रंप आते हैं, कुछ बयान देते हैं और शेयर मार्केट पर उसका असर देखने को मिलता है। तो मैंने कहा भी कि भाई ट्रंप बहुत सोच समझ के, उनका चाहे कोई भी बयान आप उठा के देखिए, वो लगेगा कि बचकाना है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसी बात कैसे कह सकते हैं, लेकिन उसका असर जब देखने को मिलता है तो समझ में आता है। तो क्या लगता है, क्योंकि ये जो युद्ध था ये वाकई में समझौता हो चुका है या फिर अभी भी डामाडोल वाली स्थिति है? देखिए, समझौता तो कुछ नहीं हुआ है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि इनकी बात को वो नहीं मानते, उनकी बात को ये नहीं मानते हैं। तो कोई समझौता नहीं हुआ है, और ये बीच बीच में आपको ये भड़कता हुआ दिखता रहेगा, और कब तक ये कोई इसका काल भी निश्चित नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप की जहां तक बात है, उनकी नेटवर्थ $1 बिलियन के आसपास थी जब वो प्रेसिडेंसी में आए थे। इस समय आज ही एनुअल फाइनेंशियल डिस्क्लोजर जो होता है उसमें करीब करीब $8 बिलियन के आसपास उनकी नेटवर्थ पहुंच गई है। दिन में 59 ट्रेड वो अपनी कुर्सी पर बैठ के करते हैं। मैंने पहली बार सुना है कि कोई राष्ट्र अध्यक्ष दिन में 59 ट्रेड मोबाइल पे, ट्रेड का मतलब होता है आप शेयर्स की खरीद बेच वगैरह वगैरह करते हैं। मैं आपकी इजाजत से ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जिसको जो मेन मुद्दा आपने बनाया था, उसको एक सरल भाषा में एक टेक्निकल चीज समझाना चाहता हूं, जिससे मैं उम्मीद करता हूं श्रुति भी सहमत होंगी। इसको आप ऐसे समझिए कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इसमें 55% के करीब करीब ऑन एन एवरेज शेयर सरकार के पास है। इसके बाकी के शेयर्स जो हैं 45% वो कुछ DIIs के पास हैं, कुछ FIIs के पास हैं, यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों के पास, कुछ हमारे डोमेस्टिक संस्थागत निवेशकों के पास, और आम जनता के पास। अब देखिए, इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के सामने एक धर्म संकट है। मैं इनको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं अपने स्टैंड पे बरकरार हूं कि इनको रिएक्ट करना चाहिए। धर्म संकट ये है कि जो कंपनी, श्रद्धा इस पे ध्यान दीजिएगा, जो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है, उसका लक्ष्य होता है अपने निवेशकों का प्रॉफिट और उसकी कैपिटल वैल्यू ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, और ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड देना वगैरह वगैरह। शेयर मार्केट के ये बेसिक रूल है, मैं सरल भाषा में समझा रहा हूं। तो एक तरफ तो उसका ये है, तो जब इलेक्शन होते हैं तो तब क्या होता है, तब तो रेट नहीं बढ़ाए जाते। तो उस समय जो निवेशक हैं, जिनकी नेटवर्थ बढ़नी चाहिए, डिविडेंड मिलना चाहिए, वो तो क्योंकि कीमत बढ़ती नहीं है, तो उनका तो मुनाफा जो है वो स्क्वीज किया जाता है।
पर जब ऐसा माहौल आता है, कीमतें बढ़ती हैं, तो लोग जनता से वसूल किया जाता है। या मैं ये कहूं, पहले के 76 दिन जब क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी तो इन्होंने नहीं बढ़ाए, तो लाजमी बात है सरकार के कहने से नहीं बढ़ाए। तो ये जो धर्म संकट के, आप मुनाफे के लिए काम कर रहे हैं या आप पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। जो भी कंपनी शेयर मार्केट में श्रद्धा लिस्टेड होती है, वो कंपनी हमेशा ही मुनाफे के लिए काम करती है। शेयर मार्केट में कोई भी पब्लिक वेलफेयर वाली कंपनी काम नहीं करती है। मैं आपको बिल्कुल बता दूं। तो इनको मुझे लगता है इस धर्म संकट से निकालना चाहिए। और इसका हल क्या है, मैंने हल भी दिया है कुछ प्लेटफॉर्म्स में, मैं संक्षेप में बता देता हूं। इनके जो शेयर्स जनता के पास और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास शेयर हैं, उसका कंपनीज एक्ट 2013 में प्रावधान होता है, उसको बाय बैक कर लेना चाहिए। इनके शेयर्स वापस ले लीजिए, इनको पूरी तरह से सरकारी कंपनी बना दीजिए। उससे क्या फायदा होगा कि ये वेलफेयर के लिए ही खाली काम करेंगे। अगर दाम बढ़ेंगे तो ये बढ़ा देंगे, घटेंगे तो फौरन घटा देंगे। अभी ये जो इनके सामने धर्म संकट, पहले पिछला वाला लॉस कवर कर लें, पहले जो अभी घाटा हो रहा है उसको कवर कर लें, पहले भैया वो तो वसूल लें, उसके बाद कम करेंगे। ये जो धर्म संकट है ना, ये धर्म संकट समाप्त हो जाएगा। इसका केवल और केवल यही हल है। और मुझे लगता है सरकार को भी अपनी पोजीशन स्पष्ट करनी चाहिए कि ये आप सरकार के कहने से काम करती हैं या ये फ्री मार्केट प्राइसिंग करती हैं कि जिस हिसाब से होता है। ये भी लोगों को, तो मुझे लगता है पारदर्शिता की कमी की वजह से इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की आलोचना ज्यादा की जाती है। पारदर्शिता नहीं है। मैं ये भी सलाह दूंगा आपके शो के माध्यम से, एक रेंज फिक्स कर दीजिए। क्रूड ऑयल की कीमत $70 से $75, तो पेट्रोल डीजल की कीमत इतनी, 75 से $80, तो पेट्रोल डीजल की कीमत इतनी। लोग स्वयं कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई क्रूड ऑयल बढ़ा, हमें पेट्रोल स्टेशन पे इतना देना है। ये जो अंधेरा सा बना रहता है ना, ये जो मिस्ट्री बनी रहती है, ये जो सस्पेंस बना रहता है, इस कारण से लेकिन लोग बहुत ज्यादा सही बात फंसते हैं, सर ऐसा आपने मुझे कही लगता कि है। एक ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। देखिए आम जनता जो है ना वो नहीं समझेगी, उनके हिसाब से तो सरकार तय कर रही है, दाम इतने बढ़ गए, इतने घट गए, इतने और बढ़ गए, कुछ दिनों में बढ़ के 7 साढ़े 7 रुपए या जो आपने कहा कि उसके आसपास बढ़े हैं। तो जनता तो सीधे सरकार से सवाल कर रही है। तो ये ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। जो अंदरूनी चीजें हैं वो एक आम जनता उस तक नहीं जाएगी, उसके हिसाब से पैसे या तो कम होंगे या बढ़ गए तो उनके जेब पर असर पड़ा है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रांसपेरेंसी वाली बात आपने बहुत सही कही कि इसमें एक क्लैरिटी आनी बहुत ज़रूरी है। श्रुति, क्योंकि अभी जो हमने कहा ना कि क्या ये युद्ध खत्म हुआ भी है या नहीं, अगर ये स्थिति डामाडोल है और ये होता रहा तो मुझे लगता है कि फिर हर कुछ दिन बाद यही होता रहेगा कि अब युद्ध हो रहा है तो दाम बढ़ गए, अब युद्ध बेशांति है या अभी थोड़ा समझौता हो रहा है तो दाम या तो घटे या वहीं पर रुक गए। तो ये इसकी भी एक क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है और इसके लिए तो ईरान और यूएस और इजराइल को ही कुछ करना होगा और उन पर फोर्स भी करना होगा। देखिए, मैं डॉक्टर शरद की बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए और इस वक्त तो डेफिनेटली प्राइस, जब अगर प्राइवेट कंपनी कम कर सकती है तो इनको भी करना चाहिए। अगर हम, और जैसे वो आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमारी जो क्रूड बास्केट है उसका प्राइस अगर अभी भी आपके करंट प्राइस से कम है तो आपके पास वो मार्जिन है कि आप थोड़ा तो कम कर सकते हैं। पर वो हिचकिचा इसलिए रहे हैं कि अगर आने वाले दिनों में फिर से ये संकट मंडराया, फिर से दोबारा से युद्ध हुआ तो दोबारा प्राइस चढ़ाने की एक तो इनके पास वो कैपेसिटी नहीं होगी। वो अभी शायद अपना एक बफर बना रहे हैं कि अब ये दोबारा होगा। और जहां तक मेरे जैसे बाकी लोग जो बाहर बैठ के विश्लेषण कर रहे हैं, तिथियों को पढ़ रहे हैं, वो ये जानते हैं कि अक्टूबर में नेतन्याहू का इलेक्शन है, नवंबर में मिड टर्म्स है यूएसए के अंदर। इन दोनों इलेक्शन से पहले ईरान का आर्या पार ये जरूर खेलने की कोशिश करेंगे एक बार फिर। तो ये स्थिति अगर मैं यहाँ बैठ के पढ़ सकती हूँ तो मुझे लगता है जो लोग वहां बैठे हैं उन चेयर्स पे, वो जरूर ये सोच रहे होंगे कि हमें उस टाइम के लिए तैयारी करनी है कि अब देख, एक और चीज है इसके अंदर, जुलाई 4 को 250th इंडिपेंडेंस की एनिवर्सरी है अमेरिका की। वो चाहते नहीं उस समय वहां पे ये टेंशन वॉर वाला वो रहे, माहौल रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बर्थडे मनाया 80 वाला, तो वो भी उसकी पार्टी के लिए भी उनको वो चाहिए था कि अगर मैं पार्टी कर रहा हूँ तो दुनिया में युद्ध नहीं चल सकता है, मैं वो राहुल गांधी वाला एंगल नहीं लेके घूम सकता अपनी लाइफ में। तो तीसरी चीज एक और है उनकी, वो ये है कि अमेरिका इस वक्त होस्ट कर रहा है फीफा के अंदर ईरान की टीम भी आई हुई है। और कोई भी आप बड़ा ऐसा इंटरनेशनल इवेंट आप होस्ट करते हैं तो आपको उसके डिजिटल राइट से आपको पैसे मिलते हैं, आपको वहां पे जो टिकट्स बेच रहे हैं, आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री, आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, इन सब के अंदर एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट आता है। तो ये सब चीजों के चलते वो तब तक शांत बैठेंगे जब तक फीफा नहीं खत्म होता।
फीफा खत्म होने के बाद आप इनकी देखिए कैसे करवटें बदलना शुरू करते हाँ, हैं। मतलब वो बफर जो बात आपने कही ना शरद सर, मतलब श्रुति जो समझा रही है कि वो अभी भी एक मार्जिन लेकर चल रहे हैं कि कल को पता नहीं, क्योंकि कुछ चीजें तो नहीं, श्रुति कल ने को पता है जी, श्रद्धा जी, कल को पता है कि नहीं। ये दोबारा होने वाला है कुछ, और हाँ, ये लेकिन अक्टूबर से आम कम होगा। लोगों तक वो बात नहीं कहेंगे ना, वो तो वो मार्जिन जो आपने कहा वो लेकर चल रहे हैं। जैसे आपने फीफा की बात गिना दी, आपने कहा 4 जुलाई को भी अभी कुछ है, तो वही डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भाई मेरे आसपास तो शांति ही रहे ना, भले ही मैं दुनिया में उत्पात मचाता रहूं। बट तो शरद सर, मुझे लगता है यही एक रीजन होगा कि अभी कम नहीं कर रहे हैं। नहीं, श्रुति ने बहुत अच्छी बात कही। मैं उनकी बात के आगे एक बात जोड़ देता हूं। अरे भाई, अगर कल को बढ़ेंगे तो बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। आपको कौन सा सुप्रीम कोर्ट का कोई रूलिंग आई हुई है कि एक दफे घटाया तो बढ़ाया नहीं जाएगा, एक दफे बढ़ गया तो घट नहीं जाएगा? कोई ऐसी तो नहीं। अच्छा, आपको याद होगा कुछ साल पहले डायनेमिक प्राइसिंग थी। रोज सुबह जब आप पेट्रोल स्टेशन जाते थे तो 15 पैसे, 10 पैसे, हाँ। 25 पैसे, आपको याद होगा, इसको बहुत ज्यादा दिन नहीं बीते। हाँ। तो कहां तो रोज चेंज की जाती थी। मैं कहता हूं आप दिन में 2 बार चेंज करिए, अरे घटाइए तो सही। और मैं उम्मीद करता हूं श्रद्धा, आपका ये शो उन कॉरिडोर्स तक जा रहा होगा जिन कॉरिडोर्स में ये निर्णय लिया जाता है, और इस आवाज को सुन के अगर कल परसों नरसों यानी कि वीकेंड आने तक अगर ये घटता है तो इसका सारा श्रेय मैं श्रद्धा शर्मा को देना चाहूंगा कि आपने आवाज बुलंद करी तो उन्होंने हमारी बात सुनी और इसको घटाया, क्योंकि बिल्कुल घटाना बनता है। बिल्कुल कोई पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, बढ़ाइए घटाइए, दिन में 3 बार करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, घटाइए सही, किसी भी तरह घटाइए। बिल्कुल। और मुझे लगता है सर, मुझको नहीं, हम सबको जाएगा, पूरी भारत एक्सप्रेस की टीम को भी जाएगा, क्योंकि इस विषय को उठाना बहुत ज़रूरी है और आम लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, सरकार तक ये आवाज़ पहुंचे, जैसा आपने कहा। मैं तो खुद चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इतनी अच्छी चर्चा करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। श्रुति, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों की लगातार बनी रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।